गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मोलर मास के बारे में। बेसिकली पिछली वीडियो में हमने आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझाया था। इसमें मोल बताएंगे कि एक मोल क्या होता है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, आपके एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, और जो एक मोल का वजन कैसे निकाला जाए। देखिए, आपको ये तो पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, कि एक एटम का कितना मास होता है यूनिट की फॉर्म में, ठीक है ना। एएमयू के फॉर्म में जो हम निकालते थे मास, जो हमें एटॉमिक मास गिवन होता है वो एएमयू की यूनिट में गिवन होता है। पर मान लीजिए अगर आपको गिवन है कि आपके पास 10 लीटर पानी है, इस 10 लीटर पानी में बताओ हाइड्रोजन का कितना वजन है, या फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। एक 10 लीटर की जो पानी की केन है, इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ये कैलकुलेट करने का मेथड हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। फिर इस मॉल मास से जुड़े हुए कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। वैसे एग्जाम में तो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, सारे क्वेश्चन आपके आराम से होते चले जाएंगे। उसके बाद हम आपको आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में भी समझाने वाले हैं। इन तीनों के बारे में भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आखिर तक देखें। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, मोल मास को समझने के लिए, सबसे पहले आपको जरूरी है एवोगैड्रो नंबर को समझना। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पहले के समय, एवोगैड्रो। उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स से, अपनी कैलकुलेशन से एक मैजिकल फिगर निकाली थी, एक जादुई नंबर निकाला था हमारे एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर। आपके मॉल के कॉन्सेप्ट में इस नंबर का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आप कहेंगे कि ये नंबर क्या है। हमें पहले ही जो है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास, प्रोटॉन के चार्ज, ये सारे नंबर याद करने पड़े हैं। अब एक और नंबर आ गया, इसे भी याद करना पड़ेगा। तो इसको समझिए, इसको जो है ज़रूरी है ये आपको। इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, सबकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप समझिए क्या होता है। इसको बोला गया कि जैसे कि आप केले का एग्जांपल लीजिए। अगर एक दर्जन केले में कितने जो है, हाँ, एक दर्जन में कितने केले आते हैं, आपके 12 केले आते हैं ना। मतलब दर्जन का मतलब हो गया 12। भले ही अब वो एक दर्जन केले हो गए, एक दर्जन एप्पल हो गए, एक दर्जन ऑरेंज हो गए। ठीक है, ऐसे ये हमारा एक नंबर है। इसमें क्या, इस नंबर को बोलते हैं मोल। यानी कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं हमारे, नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, या फिर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो जो ये यूनिट है, मेजर करने की एक यूनिट है ये हमारा। मोल का मतलब होता है एक यूनिट, और जो कि बराबर होता है हमारे एवोगैड्रो नंबर के। जो एवो इस नंबर को, इस न्यूमेरिक फिगर को कहते हैं एवोगैड्रो, जो कि हमारे एक मोल में होता है। और हमारा मोल किस्म को नापने की यूनिट है। हम केलों को तो मोल में नहीं नाप सकते, हम सेब को तो मोल में नहीं नाप सकते, हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर हम एक एक एटम का हिसाब किताब रखने बैठे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स को एक साथ, जब हम बात करते हैं किसी एटम की, तो हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मोल कुछ नहीं है, मोल एक ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं। और उस ग्रुप में कितने एटम्स होने चाहिए हमारे, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ माइनस नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ प्लस है। हमारा जो चार्ज आ रहा था, चार्ज में हम -19 लिखते थे। आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। वहाँ माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, क्योंकि वहाँ हम दिखा रहे थे कि कितना इनसिग्निफिकेंट चार्ज है। और यहाँ हम दिखा रहे हैं कितने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मॉल को बनाने के लिए जो चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। और ये राउंड ऑफ फिगर है, इसमें बहुत लंबी से होती है, पर आपको सिर्फ 6.22 जानना ही जरूरी है, इंटू 10⁻23। अब आप कहेंगे कि इन्होंने तो हमारा काम बढ़ा दिया फालतू में, इतना अजीब सा नंबर लेने की क्या जरूरत थी। सिंपल सा कोई नंबर ले लेते, 1000 ले लेते, 100 ले लेते,
या फिर अगर डजन में तुम्हें बात करनी है तो 1200, 12,000, 12 लाख ले लेते, या फिर 12 करोड़ ले लेते, ऐसा कुछ नंबर ले लेते। इस 6.022 का क्या सिग्निफिकेंस है? तो आप ये समझे कि ये एक मैजिकल नंबर है, ये कोई आम नंबर नहीं है। हमारे साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने इस नंबर को बड़ी मेहनत से, बड़ी रिसर्च के साथ फाइंड आउट किया था। उन्होंने बताया था कि ये जो नंबर है, इस नंबर से हम किसी भी चीज का वजन नाप सकते हैं। इस नंबर से हम जान सकते हैं कि 1 लीटर पानी में कितने एटम्स होते हैं, या फिर 1 किलो जो है आयरन में कितने आयरन के एटम्स होते हैं। हम सब कुछ निकाल सकते हैं इस नंबर से। सिर्फ इस एक नंबर की मदद से हम सारी कैलकुलेशन एटॉमिक लेवल पे सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक एक एटम का हिसाब किताब अपने पास रख सकते हैं। कैसे, वो हम आपको समझाते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि आपने एटॉमिक मास के बारे में हमने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था क्या होता है एटॉमिक मास। हमने आपको समझाया था कि जो एटम होता है उसका वजन जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से निकाला जाता है। उसके चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं हमारे, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि उनमें जो वजन होता है नेग्लिजिबल होता है। इसमें हम एटम का वजन निकालते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के से, और हमने मान लिया था कि जो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का वजन है उसको 1 यूनिट मान लो। उसको या तो यू से डिनोट करते हैं या एएमयू भी लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें या फिर हीलियम की बात करें या कार्बन की बात करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो है हमारा एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, हीलियम का हमारा 4 होता है, कार्बन का हमारा 12 होता है ना। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में समझा रखा है कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर से गिने जाते हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही हमारा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इस हिसाब से ये एटॉमिक मास हमारा निकल के आता था। और हमने बताया था कि एटॉमिक मास को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो या तो यू से रिप्रेजेंट कर दो या एएमयू से रिप्रेजेंट कर दो। एएमयू का की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछी नहीं जाती पर आपको जानना जरूरी है। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारी एएमयू होते हैं। एएमयू वो यूनिट है जिसकी टर्म्स में हम जो है एक एटम का वजन नापते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन तो इसका एक। अच्छा, और ये कितनी की किलो के बराबर होती है? अगर हम एएमयू को किलो में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कितना होता है? वो हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होता है। ठीक है, केजी। एक एएमयू इतने ज़्यादा किलो के बराबर होता है। हमारा जो एक यूनिट है वो इतने ज़्यादा किलो के बराबर, क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन उसका वजन इतना होता है, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट इतना ही वजन होता है। तो हमने बता दिया कि इस नंबर जो हमारा प्रोटॉन का वजन है उसको एक यूनिट मान लो, उसको एक एएमयू मान लो। और हमने फिर निकाल दिया था कि हाइड्रोजन का जो है एक एएमयू वजन होता है हमारा, हीलियम का 4 एएमयू होता है, कार्बन का 12 एएमयू होता है हमारा वजन। ठीक है, और ये भी फिगर आपको याद करनी है, ये भी फिगर आपको याद करनी है, ये भी फिगर आपको याद करनी है। तो ये तो बात हो गई थी एटॉमिक लेवल पे। पर अगर अब हम बात करें कि हमें गिवन है कि एक केजी हमें गिवन है कि एक केजी कह सकते हो आयरन में कितने ज्यादा एटम्स है, हमें ये गिवन हो, तो फिर हमारा ये स्पेशल नंबर का यूज होता है। ये स्पेशल नंबर जो है कैसे यूज होता है, हम बोल सकते हैं जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एक मोल हाइड्रोजन में इतने सारे एटम्स होंगे हमारे। एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन जन में इतने सारे जो है हमारे एटम्स होंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। पर इनका वजन क्या होगा? एक हाइड्रोजन का वजन तो हमारा 1 एएमयू था, और एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का वजन हमारा जो है 1 के ग्राम होगा। ठीक है ना, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का वजन उसके एएमयू के बराबर होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। ऐसे ही हमारे एक मोल ऑफ हीलियम का वजन 4 ग्राम होगा।
एक मोल हीलियम जो है हमारी 4 ग्राम होगी, या फिर एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट की, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं हम, 16 होगा हमारा, 16 ग्राम, है ना। एक मोल ऑफ हीलियम का वजन 4 ग्राम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हीलियम के एटम का वजन 4 जो है हमारा AMU होता है, और एक ऑक्सीजन के एटम का वजन हमारा जो है 16 जो AMU होता है, तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होता है। यानी कि इस मैजिकल फिगर से हम जो है एटॉमिक नंबर को, जो AMU को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, ठीक है ना। इस मैजिकल फिगर से मल्टीप्लाई करके हम एक AMU को, या फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर की बात नहीं हो रही है, एटॉमिक मास की बात हो रही है, एटॉमिक मास को कन्वर्ट कर सकते हैं हम ग्राम में, ठीक है। इतने मतलब इतने सारे एटम्स चाहिए होते हैं हमें, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होते हैं, 10 की पावर 23, सोचो कितना ज़्यादा होगा हमारा ये नंबर। इतने जैसे हमारे 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, 10 की पावर 5 से हमारा 1 लाख बनता है, और 10 की पावर 7 से हमारा 1 करोड़ बनता है, ठीक है। और तो सोचो 10 की पावर 23 से कितना बड़ा अंक बनता होगा। इतने सारे एटम चाहिए होते हैं हमें, एक हाइड्रोजन के इतने सारे एटम चाहिए होते हैं सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए, 1 ग्राम बनाने के लिए इतने सारे हाइड्रोजन के। या फिर अगर हम बात करें 16 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें इतने सारे एटम्स चाहिए होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए अब कि 1 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कितने एटम चाहिए होंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 16, तो ये हमारे पास अंक आ जाएगा कि इतने सारे जो है हमें हमें एटम चाहिए होंगे ऑक्सीजन के 1 ग्राम वजन बनाने के लिए। तो हम इस स्पेशल नंबर से कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं और थोड़ा जो आपको ना फॉर्मूलों के बेस में लिख के दिखाता हूँ, आपको एक बड़ा सा फॉर्मूले के बेस में चार्ट लिख के दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको इंटर कन्वर्जन के, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दिया। अगर आपको एटम से मॉलिक्यूल्स मोल में कन्वर्ट करना हो, मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करना है। इसके लिए अगर आपको एटम से मोल में करना हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, अगर आपको गिवन है कि इतने सारे नंबर ऑफ आपके पास एटम्स गिवन है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 9.033 इंटू 10 की पावर 27 एटम्स गिवन है, ठीक है ना। और अब हमें फाइंड करना है कि कितने मोल्स होंगे ये, इतने सारे एटम्स मिलके कितने ज़्यादा मोल्स को बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम में जितनी भी कैलकुलेशन आएगी आपकी सिंपल ही आएगी, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो 10 की पावर्स को काट दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 आ जाएगी। ये समझ रहे हो ना कि ये 23 जीरो थे नीचे, ऊपर 27 जीरो थे, यानी कि ऊपर 4 जीरो ज़्यादा थे हमारे, तो हमने काट के 4 लिख दिया, 10 की पावर 4 बची वहाँ, यहाँ 3 और यहाँ 2, यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। 1.5 10 की पावर 4, इधर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इतने ज़्यादा जो है हम मॉल्स बना सकते हैं इतने एटम्स के ज़रिए। अगर हमें इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है तो हम 1.5 इंटू 10 की पावर 4 नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं। इनको इतने ज़्यादा ग्रुप्स में जोड़ सकते हैं, इतने ग्रुप्स में जो है हम उनको बांट सकते हैं। तो ये हो गया हमारे एटम से मोल में कन्वर्जन की। और अगर हम मोल से ग्राम में कन्वर्जन की बात करें तो मोल को अगर हमें गिवन है कि 10 मोल गिवन है या 4.8 मोल गिवन है, कोई भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हमें बताना है उनका वजन कितना होगा ग्राम्स में, तो हम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हमें हाइड्रोजन का ही गिवन है कि 3.8 हाइड्रोजन का कितना जो है हमारा ग्राम में वजन होगा, 3.8 हाइड्रोजन मोल का,
तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, 1 AMU होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके मोल का वजन भी हमारा 3.8 ही होगा, 3.8 ग्राम ही होगा। 3.8 हाइड्रोजन के मोल का वजन 3.8 ग्राम ही होगा। दूसरी तरफ अगर हमें गिवन हो 3.8 H2O का, 3.8 H2O का, H2O के मोल्स गिवन है हमें कि 3.8 या 3.8 गिवन हो सकता है, 5 गिवन हो सकता है, 25 गिवन हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर गिवन हो सकता है। हमने एक ऐसे ही कोई भी आर्बिट्री नंबर ले लिया है। तो 3.8 को अगर हम करेंगे तो सबसे पहले H2O का हम निकालेंगे कि ये 2 + 16 होगा। H2O का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले। जब हम एटम की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन अकेले एटम था, तो हमने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया था। अब हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। H2O एक मॉलिक्यूल है, एक एटम नहीं है। तो हम जो है मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यानी कि 18। तो हम कह सकते हैं 3.8 इंटू 18, इतना जो है हम इतने ग्राम वजन होगा हमारा 3.8 मोल ऑफ H2O का। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना भी आसान हो गया, मोल से ग्राम में कन्वर्जन करने के लिए इनटू एटॉमिक मास करते हैं। और जब हमें गिवन हो कि 20 ग्राम या फिर गिवन हो कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, मान लीजिए हमने कुछ भी आर्बिट्रेरी ले लिया, 64 ग्राम ऑफ O2 गिवन है या फिर ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हमारे कितने मोल्स आएंगे, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हमारा 64 ग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें जो है ऑक्सीजन एटम गिवन है, तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालने हैं, तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 64/16 कर देंगे, यानी कि 4 आ गया हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वजन जो है 64 ग्राम ऑफ O2 होगा। और अगर हमें गिवन हो कि कितने मोल ऑफ O2 आएंगे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो हम डिवाइड बाय 32 कर देंगे। ठीक है ना, 32 समझ गए ना, क्योंकि हमें O2 का निकालना है, तो इसको दोगुना करा तो 32, तो हमें डिवाइड बाय O2 करना होगा। O2 यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जो हमारा O2 है उसका मॉलिक्यूलर मास जो 32 होता है, और उसका एटॉमिक मास जो है हमारा 16 होता है। एटॉमिक मास हमेशा एलिमेंट का निकलता है, O का निकलेगा, जो हमें याद करना होता है 16, और O2 यानी O2 का हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा जो कि 32 होता है। अगर हमें गिवन है एग्जाम में, हमें इसके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप 4 लिखेंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, अगर O2 गिवन है तो मोल्स ऑफ O2 निकालना है, तो आप 32 से डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के केस में आपका 2 आ रहा है, और मोल के केस में आपका 4, और अगर एटम के केस में 4 आ रहा है आपका आंसर। चलिए अब ना हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको बेटर क्लियरिटी होगी। पर उससे पहले ना मैं आपको ये भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इस केस में तो हमने देखा था कि बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इन्होंने नंबर ही सिंपल सा लिया था, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई थी। पर कई बार ना कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं, तो मैं आपको एक और नंबर जो है याद करने का रेकमेंड करूंगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, या तो आप किसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, या इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि 1/6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगर आप 1 से डिवाइड करके देखेंगे एवोगैड्रो नंबर को, तो आपका ये वाला न्यू नंबर निकल के आ जाएगा। आप इसको भी याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आपसे कोई भी उल्टा सीधा भी क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए इसमें तो 9.033 पूछा था, जो कि जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था, इससे वहाँ आंसर सही आ गया था। इसकी जगह अगर ये गिवन होता 99 ही गिवन हो जाता। ठीक है, 99 इंटू 10⁻27 गिवन होता,
तो आप कैसे करते, या फिर आपको गिवन होता 10 इंटू 10 की पावर 27, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको ये गिवन होता 2 इंटू 10 की पावर 27 नंबर ऑफ एटम्स में कितने हमारे जो है मोल्स बन सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 27 एटम्स को हम कितने मोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये गिवन होता तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो सॉल्व करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, असंभव सही है एग्जाम में, तो खासकर जब आपके पास टाइम कम होता है। इसलिए आप सिंपल ही इस नंबर को याद कर लीजिए। इसको याद करना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो हमारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा चार्ज होता है वो भी 1.6 होता है, ठीक है ना। तो इसको या फिर हमारा जो प्रोटॉन का वजन हमने बात करी थी वो 1.67 था, तो इसको याद करना आसान होता है हमारा। फिर हम इसको देखेंगे इसको कैसे करना है, इनटू में न्यू नंबर, इसको न्यू नंबर कह लीजिए। पुराने वाले को हमने एवोगैड्रो था और ये न्यू नंबर, तो इसको इज इक्वल टू, तो हमारा हो जाएगा ठीक है इंटू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.32 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। कैसे आया, इसमें 27 में से हमने 24 माइनस कर दिया था, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें तो पावर को, जब 10 की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 27 में से दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, तो 27 में -24 को ऐड करेंगे तो 3 बचेगा हमारा, और फिर हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3.32 हमारा आंसर आया। इतने नंबर ऑफ मोल्स हम बना सकते हैं अगर हमें 2 इंटू 10 की पावर 27 नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी इन फॉर्मूलों को लेकर। ये 5 क्वेश्चन और आए हमारे सामने, इन पांचों क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। सबसे पहला है वेट ऑफ 0.8 मोल ऑफ CO2 कितना होगा। ये ग्राम्स में निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, जो वेट निकालना होता है। तो हमें गिवन है CO2 का गिवन है और 0.8 मोल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें CO2 का निकालना है, तो हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यानी कि C का 12 होता है हमारा एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, तो 632 लिख देंगे O2 के लिए, ठीक है। तो ये इंटू 0.8 तो ये 44 इंटू 0.8 हमारा इसमें निकल के आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो ये 35.2 ग्राम निकल के आएगा वजन 0.8 मोल्स ऑफ CO2 का। ये पहला आंसर हो गया हमारा 35.2 ग्राम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब बहुत ही आसान आसान से हैं, इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो हमने आपको जो चीन कन्वर्जन के लिए बताए थे, ग्राम एटम से मोल में कन्वर्जन, मोल से जो आपका ग्राम में कन्वर्जन, बस उसको याद कर लीजिए। एक एवोगैड्रो नंबर को याद कर लीजिए और एक एवोगैड्रो के जो अपोजिट होता है का इन्वर्स होता है उसको याद कर लीजिए। इन्वर्स क्या, ये हमारा 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इनवर्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो सारे क्वेश्चन बड़ी ही चुटकियों बजा के, कैलकुलेशन भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर हमसे पूछा है मास ऑफ 3.6 ऑफ H2SO4, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड का जो है हमें मास निकालना है, मास ऑफ H2SO4। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर जो इसका मास कितना होता है, ठीक है। टू हाइड्रोजन का 1 होता है, इससे 2, सल्फर का हमारा 32 होता है, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4, फिर इंटू 6, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है ना, इसलिए इंटू 3.6, इतने जो है मोल गिवन है हमें, 3.6 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको निकालेंगे तो इसमें निकलेगा हमारा 34
तो ये हमारा 3.6 इंटू 98 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल सी बात थी, पहले तो हमने H2SO4 का निकाल दिया कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे तो एग्जाम में इतने ज़्यादा कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन की आएंगी। वो चाहते हैं देखना कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट में तो कोई कमी नहीं है, ये देखना चाहते हैं वो एग्जाम में। तो सिंपल से आप H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और फिर जितने भी मोल गिवन है हमें, जितने भी मोल ऑफ H2SO4 गिवन है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3 मोल्स ऑफ CO गिवन है, 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्राम्स में वजन बताना है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो कार्बन का लिखिए 12, ऑक्सीजन का लिखिए 16, 28 हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों का सम किया 28, और हमें 3 मोल्स निकालना है, ठीक है। ये तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकला था। मॉलिक्यूलर मास हमेशा AMU के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो वो AMU के फॉर्म में लिखता है, या फिर उसको U भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट U भी लिख सकते हैं, यूनिट, या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक ही बात होती है। अब हमें जो है ग्राम्स की टर्म्स में निकालना है, तो इसके 3 मोल्स को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 ग्राम। ये हमारे इतने ग्राम जो है 3 मोल ऑफ CO में निकल के आएंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स बताने इस बार में वाटर के अंदर 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये थोड़ा लैंग्वेज की टिपिकलिटी है कि मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बताने हैं इन 36 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर में। सबसे पहले तो इसके लिए आप निकालिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो H2O का निकालेंगे 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है हमारा, तो 18 होता है हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। तो हमें गिवन है कि अब इसका क्या मतलब हुआ, जो 16 आया इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ H2O में का वजन हमारा 18 ग्राम होगा, ठीक है ना। इस जो 18 आया हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ H2O का वजन 18 हमारा ग्राम होगा। और हमें कितने मोल गिवन है, कितना वजन गिवन है, हमें 36 गिवन है, और हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया नंबर बताने, हमें नंबर ऑफ H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है ना। इसमें नंबर कैलकुलेट करने, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, पर उससे सबसे पहले हमें निकालना होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब भी तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि इस पानी में कितने मोल ऑफ वाटर्स हैं। तो एक का अगर हमारा वजन 18 ग्राम होता है, तो कितनों का हमारा 36 ग्राम होगा। आराम से निकल, ठीक है ना, कितनों का 36 ग्राम होगा, आराम से निकल जाएगा। 36 डिवाइड बाय 18 नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होता है ना। 36 डिवाइड बाय 18, ये हमारा 2 निकल के आ गया, 2 मोल्स हो गए। 36 ग्राम ऑफ वाटर में 2 मोल्स ऑफ H2O हमारे होंगे। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं हमारे, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के जितने एटम्स होते हैं, यानी कि 6.022 10 की पावर 23। तो इसको इंटू 2 कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 2 मोल है हमारे पास, ठीक है ना। तो 2 मोल के अंदर जितने एटम्स होते हैं या फिर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने हैं ना, इसलिए हमने जो निकाला था 2 मोल्स, ये 2 मोल्स ऑफ H2O था, 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। 2 मोल्स ऑफ एटम्स की बात नहीं करी गई थी इसमें। तो इसमें निकालेंगे तो हमारा 12.044 10 की पावर 23, ये इतने नंबर ऑफ हमारे मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे H2O के 36 ग्राम ऑफ वाटर में। अब ये 36 ग्राम ऑफ वाटर आप कहीं से भी ले लिए दुनिया में,
उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें जो है वजन निकालना है ऑक्सीजन का इन 1 मोल ऑफ CO2। मतलब हमें 1 मोल ऑफ CO2 गिवन है और इसमें हमें ऑक्सीजन का वजन निकालना है, ग्राम की टर्म्स में ऑक्सीजन का वजन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे कि CO2 के 1 मोल में 1 मोल ऑफ CO2 का खुद का कितना वजन होता है, टोटल वजन कितना है, जब तो हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका अगर आप टोटल वजन निकालेंगे 1 मोल ऑफ CO2, तो इसको इजिकल टू हमारे कार्बन का, इसमें ना मॉलिक्यूलर मास ही निकल जाएगा, ठीक है। जो कार्बन का होता है हमारा 12 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, यानी कि 2 इंटू 16, तो ये हमारा हो गया 44। तो ये 44 ग्राम निकल के आ गया 1 मोल ऑफ CO2 का वजन। अब 1 मोल ऑफ CO2 में कितने ग्राम ऑफ हमारा ऑक्सीजन होगा ये निकालिए, ठीक है। तो इसको ना क्या करेंगे, रेशियो निकाल लीजिए कि इसमें कितने ग्राम ऑफ कार्बन है और कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ये निकाल लीजिए। तो अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमारा 32 आ रहा है और कार्बन हमारे 12 आ रहे हैं। तो मतलब इसी से हमें देखने को मिल रहा है कि 32 तो हमारे ऑक्सीजन का वजन हो गया, 12 हमारे कार्बन का वजन हो गया और दोनों के मिला के हमारे 44 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वजन हो गया। मतलब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमने देखा ना कि जो ऑक्सीजन का वजन आ रहा था तो 32 आ रहा था, कार्बन का 12 आ रहा था, दोनों को प्लस करके हमने CO2 का वजन निकाल लिया था। 1 मोल ऑफ CO2 में कितने ग्राम के टर्म्स में वजन होता है। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में CO2 का वजन पूछा हो या फिर आपसे कार्बन का पूछा हो, ऑक्सीजन का हो, तीनों फिगर आपके सामने है। ऐसे ही आप कोई भी आपका मोल से जुड़ा क्वेश्चन आ जाए, मोल मास से कोई भी जुड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से याद कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको वो फॉर्मूला याद करना है, एवोगैड्रो नंबर याद करना है हमारा, जो कि ठीक है, एवोगैड्रो नंबर याद करना है 6.022 10 की पावर 23 जो होता है हमारा, और रिवर्स एवोगैड्रो नंबर भी याद करना है ताकि एग्जाम में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अब हम ना कुछ और टर्म्स के बारे में समझते हैं, यानी कि आइसोटॉप, आइसोबार। अब हम आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। ये 3 टर्म्स हैं, एक जैसी सुनाई देती हैं पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको समझना जरूरी है आपके लिए। आइसोटॉप्स होते हैं वो 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने के कारण इनका एटॉमिक मास भी अलग हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से होता है। अगर प्रोटॉन्स सेम है पर जो हमारा न्यूट्रॉन्स अलग हो गया तो एटॉमिक मास भी अलग हो जाएगा, है ना। तो प्रोटॉन्स स्लैश इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल रहेंगे। कोई भी केस हो हमारा, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। तो अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। वैसे तो इसमें और भी एग्जांपल्स होते हैं, आपके आयोडीन में भी आइसोटॉप्स बनते हैं, या फिर आपके यूरेनियम में भी आइसोटॉप्स बनते हैं, आपके जो है कोबाल्ट में भी आइसोटॉप्स बनते हैं। सबके अपने अपने यूज होते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेडियो एक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं वो बहुत ही रेडियो एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्या उनके यूज होते हैं, वो सब हम रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आइसोटॉप्स हमारे एग्जाम्पल लिया है हमने हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन जो नॉर्मल स्टेट में हमें पाया जाता है, स्टेबल स्टेट में जो पाया जाता है, हम जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी हमारा 1 ही होता है, यानी कि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। पर इसके उलट कुछ हाइड्रोजन ऐसे भी होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं पर पाए जाते हैं, जिनमें हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो 1 है, पर उसमें एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, तो उसका मास जो होता है वो 2 हो जाता है। या फिर एक 3 मास वाला भी हमारे पास होता है, 3 मास वाला भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। जो 3 वाला होता है इसको T से डिनोट करते हैं
2 वाले को D से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद करना ज़रूरी है। जो 2 वाला होता है, जिसका मास हमारा 2 होता है हाइड्रोजन का, उसको D से डिनोट करते हैं। जिसका मास 3 होता है, उसको T से डिनोट करते हैं। T वाला जो है रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। 3 वजन वाला जो हमारा हाइड्रोजन है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी होते हैं। बाकी दोनों जो इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होते, इससे थोड़े कुछ हद तक जो है स्टेबल भी होते हैं हमारे। तो इसके अलावा आयोडीन भी होते हैं, यूरेनियम भी होते हैं, कोबाल्ट भी होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं जिनके हमें आइसोटॉप्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम आइसोबार्स की बात करें, ये तो संजोग की बात हो गई। जो हमारे आइसोटॉप्स हैं, ये प्रेजेंट होना ही नामुमकिन सा है, बहुत ही रेयर चीज़ होती है ये, कि एक ही हाइड्रोजन में अलग-अलग मास निकल के आ रहा है। ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एग्जिस्ट करना इनका। जबकि जो आइसोबार्स होता है, ये कोइंसिडेंट की बात होती है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ना ही नाइट्रोजन ना ही न्यूट्रॉन सेम होते हैं, पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम सेम होता है, ठीक है ना, समझ लो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम सेम होता है, पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते नंबर्स में। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, हो सकता है कि दो एटम्स हमारे ऐसे हैं, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें एक में जो है इलेक्ट्रॉन कम है पर न्यूट्रॉन ज़्यादा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है पर न्यूट्रॉन कम है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारा आर्गन और कैल्शियम आता है, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा आर्गन और कैल्शियम है। आर्गन जिसका जो एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम जिसका 20 होता है। पर इन दोनों का ही हमारा जो एटॉमिक मास है वो 40 है। क्यों है 40? क्योंकि आर्गन में 18 तो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। 18 तो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, 22 हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। जबकि हमारे कैल्शियम में 20 होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो 20 प्लस 20 40 हो जाता है, 22 प्लस 18 भी 40 हो जाता है। आर्गन में जो है न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, पर जो हमारे प्रोटॉन्स है वो कम है, 18 और इसमें 20। जबकि हमारे कैल्शियम में जो है न्यूट्रॉन्स कम है पर प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इसलिए दोनों का सम मिला के 40 आ जाता है। यहाँ पर भी हमारा 40 आ जाता है, सेम आ जाता है। फिर ये तो हो गई बात हमारे आइसोबार्स के। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम नाम सही है कि आपका क्या क्या चीज़ होती है, ये कौन से एक दो एग्जाम्पल जो मेन एग्जाम्पल होते हैं वो जानने ज़रूरी होते हैं। फिर आइसोटोन्स भी होता है, इसके बारे में अक्सर जो है पढ़ाया नहीं जाता, इतने ज़्यादा जो फेमस नहीं होता, पर ये भी ज़रूरी है। जब आप तीनों जान रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स में ना ही प्रोटॉन सेम होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ना ही इनका एटॉमिक मास सेम होता है, पर इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है ना। हमारे आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारा इसमें कार्बन और नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारा कार्बन और नाइट्रोजन आ जाता है। अब आप कहेंगे कार्बन का जो वजन होता है, एटॉमिक मास होता है, वो तो 12 होता है, हमने यहाँ 13 क्यों लिख दिया, क्या हमने कुछ गलती करी है? नहीं, हमने ये सिर्फ कार्बन की बात नहीं कर रहे, हम कार्बन के आइसोटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे कार्बन के आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक कार्बन तो C612 होता है, दूसरा कार्बन C613 भी होता है। ये दो तरीके के कार्बन पाए जाते हैं हमें इन्वायरमेंट में। ये दोनों हमारे आइसोटॉप्स हैं। पर और इसमें वाले आइसोटॉप्स का जो है हम नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन के एटम से अगर कंपेयर करें तो हम पाएंगे दोनों में इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। इस जो ये वाला हमारा कार्बन और नॉर्मल हमारा नाइट्रोजन दोनों मिला के जो है आइसोटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। खुद ही कैलकुलेट करके देखिए, 13 माइनस 6 कितना हुआ, 7, ठीक है। और 14 माइनस 7 जो कि हमारा हुआ 7, तो दोनों में हमारे 7 7 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये आइसोटोन्स की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा रेयर पाए जाते हैं आइसोटोन्स, पर ये भी पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में और काफ़ी सारे हमारे आइसोटोन्स की भी कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको बस यही टेबल ही याद करनी होगी,
हम जो भी आपको समझाते हैं सब कुछ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ आपको के दिमाग में कॉन्क्रीट टेबल के ज़रिए आपके दिमाग में कॉन्क्रीट भरना चाहते हैं, ठीक है? कॉन्क्रीट और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जाके जीवन भर याद रहे आपको। तो ये टेबल देख के समझिए कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे आइसोटोन्स में इक्वल होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन्स हमारे आइसोटोन्स में इक्वल होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। और एटॉमिक मास जो कि हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, वो सिर्फ आइसोबार्स में इक्वल होता है, किसी और में इक्वल नहीं होता है। तो इसी के साथ ये हमारे आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हमने आपको इसमें बहुत ही डिटेल में समझाया था मोलर मास के बारे में और आइसोटोप आइसोटोन्स के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपकी सभी कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।